व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू लॉस एंड लेजर। मेरा नाम है शुभम और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, जहां हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना कैसे था और इसके बेसिक जो जितने भी पार्ट्स हैं वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम में 5 to 7 मार्क्स का बिल्कुल आने वाला है, तो इसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। पर उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेसिक लॉ क्या होता है, उसको पढ़ते कैसे हैं या लॉ बनता कैसे है। सो उसको कंप्लीट करते हैं। ये जो प्रोसीजर है इसको हम लोग बिल्कुल भी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे इसका प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा। ठीक है, स्टेप 1 जो है एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है, मतलब लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जिसको लॉ मेकर्स के द्वारा लिखा जाता है, उसको हम लोग बिल बोलते हैं। क्या लिखा हुआ रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि वो लॉ किस चीज़ का पार्ट है, उस लॉ से क्या चेंजेस आने वाले हैं या वो लॉ क्या समझाने वाला है हम लोग को, ये उसमें लिखा हुआ रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल। उस बिल को प्रेजेंट किया जाता है इधर लोकसभा और राज्यसभा में, जहाँ पे जितने भी पार्लियामेंट में जितने भी MLAs हैं, MPs हैं, MLCs हैं, वो करते हैं उस पर डिबेट और उस पर होती है वोटिंग। मेजॉरिटी वोट अगर फेवर में आए तो बिल हो जाता है पास, अगर फेवर में नहीं अगेंस्ट में आ जाते हैं तो वो बिल पास नहीं हो पाता। अगर पास हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वहाँ उस पर डिबेट होगी, वोटिंग होगी इन बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो वहाँ से मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उसको मिलते हैं वोटिंग में तो वो बिल हो जाएगा पास। अब बिल पास होने के बाद क्या होता है, वो बिल पास होने के बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट की असेंट लेने के लिए। असेंट मतलब कंसेंट। प्रेसिडेंट का कंसेंट अगर मिले बिल को तो वो बिल पास होने के बाद असेंट एक्ट बन जाता है, और अगर ना मिले तो वो बिल पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं हम लोग। अब प्रेसिडेंट के पास वो बिल गया असेंट लेने के लिए। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि अपनी असेंट दे दे और वो बिल पास हो जाए। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या है प्रेसिडेंट के पास, कि प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। हम लोग पढ़े थे अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट प्रपोज करते हैं कुछ अमेंडमेंट्स की इतने अमेंडमेंट्स कर दो फिर मेरी असेंट इसको मिल जाएगी, ये बिल हो जाएगा पास। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 है प्रेसिडेंट उस बिल को उठा के बिल्कुल ही सेट असाइड कर देते हैं। सेट असाइड का मतलब कि बिल्कुल ही अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो बोल दे कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट और इसको पास नहीं किया जा सकता, मेरी असेंट नहीं मिलेगी इसको। अगर इन केस ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 होता है और बिल किसी भी तरह से पास हो जाता है तो वो बन जाता है एक्ट, और वो इंडिया में इम्पोज होने के लिए रेडी है। उसके बाद से उसको और किसी असेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ही एक्ट बन के रेडी है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो एक्ट है, उसको प्रेसिडेंट ने, ऑब्वियसली वो 1872 का है तो वो प्री इंडिपेंडेंस एरा का है, तो तब प्रेसिडेंट नहीं थे इंडिया के। जितने भी जैसे कंपनीज एक्ट 2013, उसको 2013 में प्रेसिडेंट का असेंट मिला है, उसके बाद वो एक्ट बना है। ठीक है, स्टेप 6 जो लास्ट स्टेप है, ये जो बिल मतलब एक्ट बनने के बाद द गज़ट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग भारत का राजपत्र बोलते हैं, उस पर पब्लिश किया जाता है। जिस दिन भारत का राजपत्र पे वो पब्लिश हो गया गज़ट ऑफ इंडिया पे, तो उस दिन से माना जाता है कि वो इंडिया पे इम्पोज हो गया। अच्छा, वो फोर्स में कब आएगा, मतलब कब से उसको यूज़ करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, या लॉ को ये लीगली उसको बाउंड हो जाएगा इंडिया उस चीज़ के लिए, वो गज़ट ऑफ इंडिया पे उस दिन का डेट लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा हुआ है कोई भी ऐसा एक्ट है जो 21 दिसंबर 2025 से गज़ट ऑफ इंडिया में ये डेट लिखा हुआ है कि इस डेट से वो एक्ट फोर्स में आने वाला है, लेकिन वो एक्ट जो है वो पास हो जाता है, उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है 15/12/25, 5 दिन पहले। तो वो कब से होगा, इंडिया में कब से लागू होने वाला है, वो होगा जिस दिन भी गज़ट ऑफ इंडिया में जो डेट लिखा हुआ रहेगा उस दिन से। अगर गज़ट ऑफ इंडिया साइलेंट है किसी भी डेट को लेकर के, किसी भी चीज़ के इम्पोजिशन को लेकर के, तो जो जिस भी डेट पे वो जो गज़ट ऑफ इंडिया पे जो लॉ आ रहा है या पब्लिश हो रहा है, उस डेट को हम लोग इम्पोज का डेट भी मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि लॉ को बनाते कैसे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम लोग समझते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना कैसा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं डेप्थ में। सो
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जैसे मैंने आपको बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल पास होने के बाद वो एक्ट बनता है। अगर एक्ट इंडिया में इम्पोज हो रहा है तो वो एक लॉ है, ठीक है। 1872 का मतलब ये है कि जिस भी साल में, जिस भी ईयर में उस एक्ट को पास किया गया है या गजट ऑफ इंडिया में उसको पब्लिश किया गया है डेट के साथ, उस एक्ट उस ईयर को हम लोग एक्ट के साथ लिख देते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। लॉ रिलेटिंग टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर कमिंग इनटू फोर्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसको हम लोग समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन यहाँ तक हम लोग के लिए सामने क्लियर है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है इंडिया में, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो पढ़ता हम लोग। द एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया एंड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। अब ब्रिटिश इंडिया और इंग्लिश कॉमन लॉ क्या है वो हम लोग समझते हैं। जब इंडिया प्री इंडिपेंडेंस एरा में था अपना, तब यहाँ पे ब्रिटिश का वो कोलोनाइजेशन गवर्नमेंट था। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो एक्ट है 1872, ऑब्वियसली 1947 से पहले जितने भी एक्ट अभी फोर्स में हैं इंडिया में, वो सारे एक्ट ये जो भी फोर्स में नहीं है या पहले बन चुके हैं, अभी चेंजेस आ रहे हैं जिसमें, वो सारे एक्ट प्री इंडिपेंडेंस एरा में ब्रिटिश इंडिया में ही बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे सामने क्लियर है कि ब्रिटिश इंडिया में बना था एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ मतलब यूके, इंग्लैंड का जो लॉ है, कॉमन लॉ है इंग्लैंड का, वहाँ से कुछ डिराइव किया गया, वहाँ से कुछ उठाया गया है, अपना कुछ डाला गया है, बेस्ड, ऐसा नहीं कि कॉपी है बिल्कुल भी, लेकिन बेस्ड उस चीज़ पे ये बेस्ड है, उस चीज़ पे ये रिलाई करता था पहले। इंग्लिश कॉमन लॉ से लॉ को उठाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट का इंडिया में डाला गया है, इधर से कुछ अपना डाल के और इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना दिया गया है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। दिस एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात हो रही है यहाँ पर। दिस एक्ट इज़ अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर अलग से क्यों लिखा हुआ है ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूँ। आर्टिकल 370 लगने से पहले, हटाने से पहले, आई एम सॉरी, आर्टिकल 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर को इंडिया का ऑफिशियली पार्ट नहीं हम लोग बोल सकते थे। वैसे हम लोग बोलते थे, लेकिन हम लोग के पास जम्मू कश्मीर मतलब एक किसी भी एरिया का, रीजन का, तभी एक कंट्री का पार्ट है जब उस कंट्री को वो फॉलो करता है या उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूंसी को वो फॉलो करता है। जम्मू कश्मीर की अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी थी, प्लस उसका फ्लैग अलग था। वहाँ पे इंडिया के ज़्यादातर रूल्स नहीं लगते थे। ये बहुत ही एक ख़राब बात है कि ऐसा इंडिया में इतने सालों तक हुआ। सो पहले जितने भी लॉ थे वो जम्मू एंड कश्मीर पे, बहुत सारे लॉ थे जो जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लीकेबल ही नहीं होते थे, वहाँ पे उनका अलग लॉ था। तो अब ये जो लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी इज़ अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया मतलब जहाँ से स्टार्ट हो और जहाँ तक ख़त्म हो इंडिया पूरे में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब पढ़ते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस। फॉर योर नॉलेज एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 2 जो है इन मोस्ट ऑफ द केसेस में सेक्शन 2 ही डेफिनेशंस का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 होता है, ठीक है। अब सेक्शन 2A पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 2A प्रपोजल मतलब क्या है, आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा होगा। प्रपोजल का मतलब, यहाँ पे प्रपोजल का मतलब वो वाला नहीं है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे प्रपोजल का मतलब क्या है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from something or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent मतलब हम लोगों ने पढ़ा consent of that other to such act or subsistence he is used to make a proposal। मैं आपके सामने अपनी कोई इच्छा रख रहा हूँ, वो है प्रपोजल। मैं चाहता हूँ कि आप ये फ़ोन मुझसे खरीदें,
मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये फ़ोन ख़रीदना है, ये प्रपोज़ल है, मेरे तरफ से आपको मिला प्रपोज़ल। ये कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकता है कि आप ये प्लीज़ ये काम मत करें, मैं ये प्रपोज़ल आपको दे रहा हूँ कि प्लीज़ ये काम मत कीजिए आप, या आप प्लीज़ ये काम कीजिए। अगर आपकी उधर से एक्सेप्टेंस आ जाती है, मेरे प्रपोज़ल पे आपकी एक्सेप्टेंस आती है, तो वो किसी चीज़ कोई आगे बढ़ सकता है वो चीज़, ठीक है। हम लोग एक्सेप्टेंस ही पढ़ने वाले हैं इसके बाद। सेक्शन 2 हम लोगों ने पढ़ा प्रपोज़ल। मेरे तरफ से कोई भी इच्छा आपके सामने जाहिर किया जा रहा है कि आप इस चीज़ को करिए या नहीं करिए, वो है प्रपोज़ल। एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 भी बोलता है एक्सेप्टेंस व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोज़ल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू। असेंट मतलब कंसेंट। मैंने आपके सामने ये फ़ोन खरीदने का प्रपोज़ल रखा, आपने अपनी कंसेंट, विलिंगनेस मेरे को दिखाई कि ठीक है भाई, प्राइस क्या है तुम्हारी? मैंने कहा 10,000 रुपये। आपने कहा ठीक है, आई एम विलिंग टू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम यू। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। मेरी प्रपोजल जो मैंने आपके सामने रखी थी वो एक्सेप्ट हो गई। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अब हम दोनों के बीच में एक प्रॉमिस बन चुका है। आपने कहा खरीदने वाले आप, मैंने कहा मैं बेचने वाला हूँ, तो हम दोनों के बीच में प्रॉमिस बन चुका होगा। क्योंकि मैंने आपके सामने इसको बेचने का प्रपोज़ल रखा था, तो मैं हूँ प्रॉमिसर। आपने प्रॉमिस किया, आपने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, तो आप बन गए प्रॉमिसी। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जो प्रपोज़ल रखता है, मैंने आपके सामने फ़ोन को बेचने का प्रपोज़ल रखा, मैं हूँ प्रॉमिसर। आप खरीदने का एक्सेप्टेंस रख रहे हैं सामने, तो आप है प्रॉमिसर, ठीक है। अब सेक्शन 2E पढ़ते हैं हम लोग, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बहुत ही ईजी सा चीज़ है, कुछ नहीं है, आप लोगों को पता होगा एग्रीमेंट कैसा चीज़ होता है, लेकिन थोड़े से लीगल टर्म में पढ़ते हैं इसको। एवरी प्रॉमिस दैट हैज़ बीन मेड बिटवीन अस, आपके बीच में और मेरे बीच में, ये फ़ोन को खरीदने और बेचने की प्रॉमिस जो हुई है वो, उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उस चीज़ को माइंड में रखते हुए समझते हैं इसको। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। सेट ऑफ प्रॉमिस में ये बोल सकते हैं ये एक एयरपोर्ट से फ़ोन है। सेट ऑफ प्रॉमिस दोनों को खरीदने और बेचने की बात, ठीक है। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसिडरेशन जो यहाँ पे वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर ईच अदर इज़ एन अग्रीमेंट। अगर प्रॉमिस क्या हुआ था हम लोग के बीच में, या एक्सेप्टेंस या प्रपोजल जो रखा गया था, एक अग्रीमेंट जो हुआ था, उसका मतलब क्या था? ये 10,000 का था, सपोजिटली ये 2,000 का है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा कि क्या आपको ये खरीदना है? आपने कहा हाँ खरीदना है। मैंने कुछ दिया, तो उसके बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए। मैंने बोला कि इसको मैं 10,000 में बेचने वाला हूँ। 10,000 रुपये जो है वो है कंसिडरेशन। किसी भी चीज़ में अगर आपको कुछ मिल रहा है और मुझे कुछ मिल रहा है, तो वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हम लोग लॉ में बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो का मतलब आपको कुछ मिल रहा है, उसके बदले मुझे कुछ मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी बस दे नहीं रहा है, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, और दोनों के विलिंगनेस से, ठीक है। उस चीज़ को बोलते हैं कंसिडरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अग्रीमेंट तब ही अग्रीमेंट माना जाएगा लॉ की नज़र में जब उसमें कंसिडरेशन रहेगा। अगर मैं आपको ये फ़ोन फ्री में दे देता हूँ बिना कोई पैसे लिए, तो वो एक अग्रीमेंट नहीं है, वो एक प्रॉमिस नहीं है, वो एक प्रपोजल नहीं है, वो एक एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। तो जब तक एक कंसिडरेशन ना हो, इसको खरीदने के लिए 10,000, 20,000, 30,000 का कोई भी कंसिडरेशन, 1 रुपये का कंसिडरेशन ना हो, उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि 1 रुपये को कैसे क्या बोल सकते हैं। अगर वो इम्पॉर्टेंट कैसे है कि अगर मैं 10,000 का फ़ोन आपको 1 रुपये में बेच रहा हूँ, तो वो लॉ की नज़र में सही है कि नहीं, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग, नीचे ही, उसके नीचे ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर कंसिडरेशन है तो उस चीज़ को हम लोग एग्रीमेंट बोलेंगे, वेदर बी इट 1 रुपया, 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख। अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कंसिडरेशन है जो हम लोग नहीं ये कर सकते हैं, नहीं हम लोग मान सकते कि ऐसा कंसिडरेशन हो सकता है, तब वो अलग चीज़ है, वो उसको लॉ अलग नज़र से देखता है, लेकिन कंसिडरेशन होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर मेरे तरफ से, एक्सेप्टेंस आपके तरफ से, प्लस एक कंसिडरेशन रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 2G, वर्ड एग्रीमेंट।
वर्ड एग्रीमेंट मतलब वर्ड, जिसको हम लोग लॉ में लैटिन टर्म है, लॉ का जार्गन, एक लीगल जार्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड अब इनिशियो। वर्ड मतलब जो इनवैलिड हो, ठीक है। अब मतलब फ्रॉम, इनिशियो मतलब इनिशियल, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हम लोग समझते हैं कि वर्ड एग्रीमेंट है क्या, वर्ड अब इनिशियो क्या चीज़ है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ इज सेड टू बी वर्ड। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिएबल बाई लॉ नहीं है। इसका मतलब ये है कि लॉ उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। बन सकते हैं, जैसे ये फ़ोन खरीदने और बेचने की बात हुई थी, इन्फोर्सिएबल बाई लॉ नहीं है। इन्फोर्सिएबल बाई लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुई थी। मैंने आपको कहा कि लेके जाइए, 1 महीने बाद आपके पास जब पैसा आएगा मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोगों ने रिटर्न में कहीं पे नहीं लिखा था, तो वो इन्फोर्सिबल बाई लॉ नहीं है। तो वो एक एग्रीमेंट तो बना, लेकिन वो शायद एक वर्ड बन सकता है, क्योंकि वर्ड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न नहीं है तो आप मेरे साथ अगर फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। और ये मान के चलते हैं वर्ड अब इनिशियो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो रिटर्न में नहीं हो या इन्फोर्सिबल बाई लॉ नहीं हो या इलीगल हो, वो वर्ड मानते हैं हम वर्ड फ्रॉम बिगिनिंग मानते हैं, ठीक है। अगर कोई भी, इफ़ एनी वन ट्राइज टू एंटर इन अ वर्ड एग्रीमेंट, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ही माइट गेट पनिश्ड बाय द लॉ। उस पर वो उस चीज़ को इलीगल माना जा सकता है और उस पर उस चीज़ के लिए पेनल्टी हो सकती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है, उस चीज़ को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्रीमेंट खरीदने और बेचने की प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। हम लोगों ने एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन किया था कि हम लोग इसको खरीदने और बेचने वाले हैं, आपकी तरफ से आप इसको पैसे देके खरीदने वाले हैं, मैं इसको बेचने वाला हूँ, तो वो है कॉन्ट्रैक्ट। जब तक एग्रीमेंट जो चीज़ है, एग्रीमेंट प्रॉमिस पे चलता है या बिलीफ या ट्रस्ट पे चलता है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट पे नहीं चलता। कॉन्ट्रैक्ट पे लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है। अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है तो एक कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता, वो एक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। सो इन सिंपल टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लोग इनवैलिड बोल सकते हैं। वर्ड एबिलिटी, एबल मतलब एबिलिटी आ जाता है उस चीज़ में, ठीक है। जो वर्ड हम लोग बाद में बोल सकते हैं, हम लोग के पास एबिलिटी है कि उसको हम लोग वर्ड मान सकें। एनी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, दैट मेरे तरफ से या आपके तरफ से, कोई भी एक तरफ से अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ था, लेकिन हम लोगों में से किसी को भी एक जन को लगा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, किसी भी पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं है इसमें। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर मैं आपको ये फ़ोन 10,000 में बेच रहा हूँ, अगर ये 1 लाख रुपए का फ़ोन है, मैं आपको 10,000 में बेच रहा हूँ, इट इज़ वेरी कॉमन कि एक फ़ोन अगर सेकंड हैंड कोई बेच रहा है तो उसका वैल्यू कम होगा, लेकिन एक लाख का फ़ोन, 2 लाख का फ़ोन 10,000 में बिकना इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली, ठीक है, जो हमेशा होता हो, ऑफनली नहीं होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपके तरफ से कहीं से भी कोई प्रेशर है मेरे पे, मेरी कंसेंट नहीं है यहाँ पे, और आप के तरफ से मुझे डरा धमका कि ये फ़ोन 10,000 में लिया जा रहा है। सो जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर ये फ़ोन में इन कंसिड्रेशन के होना बहुत ज़रूरी है, वेदर बीट 1 रुपीज़। लेकिन अगर ये 1 रुपीज़ का कंसिड्रेशन है तो लॉ इस चीज़ को मान सकता है कि अगर इतना ज़्यादा वैलिड गैप नहीं है इस चीज़ में, जो कंसिड्रेशन होना चाहिए जो अभी है, तो वहाँ पे हो सकता है किसी पार्टी का कंसेंट नहीं हो, फ्री कंसेंट नहीं हो। तो अगर ऐसा मेरे तरफ से अगर मैं कह देता हूँ कि मुझे कंसेंट है इस चीज़ के लिए कि मैं अपना फ़ोन आपको 10,000 में देने का, 10,000 का फ़ोन 1 लाख में, मतलब एक रुपये में देने के लिए रेडी हूँ, तो वो एबिलिटी आ जाता है वहाँ पे। मेरे पास एबिलिटी है कि मैं इस चीज़ को इधर वैलिड मान लूँ या वर्ड मान लूँ, तो वर्ड एबल है, इसको वर्ड एबिलिटी है वर्ड मानने की, ठीक है।
सो आई थिंक इतना काफ़ी था। इसको आप लोग फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हैं, या लॉज एंड लेजर के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स, क्लासेस के लिंक्स जो भी हम लोग डालने वाले हैं, यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक, प्लस PYQs एग्ज़ाम से पहले कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर ग्रुप हम लोग वहाँ पे वो ओपन करने वाले हैं, डिस्कशन ग्रुप ओपन करने वाले हैं। तो किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग के हेल्प के लिए, तो आप लोग लॉज एंड लेजर की टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो के। सो आज के लिए आई थिंक काफ़ी है। नेक्स्ट डे पे ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। अग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। प्लस एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, और ऑफर पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्टेंस पढ़ने वाले हैं। ये सब बहुत बड़ा पार्ट नहीं है कुछ भी, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो